हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम अपने लास्ट वाले वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट वाले वीडियो में, कि जैसे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये मास ऑफ द न्यूक्लियस के साथ वेरी करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यानी किस तरीके से वेरी करता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम मास ऑफ द न्यूक्लियस को अगर हम कैपिटल एम मान लें और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास एम ई मान ले, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये टर्म वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगी और फिर हमारा जो सिंपल फार्मूला है रेडबर्ग को कांस्टेंट का, वही हमारा आ जाएगा। और ये आर इन्फिनिटी का मतलब है जब न्यूक्लियर का मास बहुत ज़्यादा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। सॉमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल भी मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच कोऑर्डिनेट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम देयर एग्जिस्ट अ क्वांटम कंडीशन। वो क्या है कि जो इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है कि यही एक्सप्रेशन आपसे पूछ ले कि सॉमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल स्टेट्स दैट, क्योंकि बीएचयू और एचसीयू जैसे एग्जाम में क्या होता है कि एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पर क्यू आई का मतलब होता है कोऑर्डिनेट और पी आई का मतलब होता है मोमेंटम। अब एक और चीज़ जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भूल गया था, वो है डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये तो बहुत बेसिक है, एच अपॉन पी। और इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई। और टेम्परेचर के टर्म्स में, क्योंकि जो के ई होगा हमारे पास, के ई इज़ इक्वल टू 3/2 के टी होता है इन 3D, तो उस केस में हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3m के टी हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू वी, अगर हम किसी चार्ज क्यू को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स जो मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था। ठीक, और गाइज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक, सो देखिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक जो आज की वीडियो से स्टार्ट हो रहा है वो है ज़ीमान इफ़ेक्ट। ज़ीमान इफ़ेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या नेट हो, गेट हो, या जेस्ट या एफ के लिए भी ये उतना ही यूज़फुल है जितना कि बाकी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ फाइन स्ट्रक्चर लाइन्स, यानी अगर आप किसी एटम का जो फाइन स्ट्रक्चर लाइन है उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो वो और स्प्लिट हो जाता है, और फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर उनके पास ट्रांजिशंस होते हैं। दो तरीके के होते हैं हमारे पास ज़ीमान इफेक्ट। एक होता है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, सिंपली इसको एन एम नॉर्मल ज़ीमान एन जेड ई भी लिख देते हैं हर जगह। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वो शो करते हैं जिनका स्पिन नहीं होता, यानी कि सिंगलेट स्टेट। क्योंकि अगर एस ज़ीरो होगा तो इसका मतलब 2s+1। ठीक है, जो 2s+1 है वो हमारे पास, एक सेकेंड, s इज इक्वल टू 0 वाले ही ये शो करते हैं, यानी सिंगलेट स्टेट होता है हमारे पास, यानी 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। दिस इज नॉन एज मल्टीप्लिसिटी। सो उस केस में अगर s 0 है तो j जो है वो l के बराबर हो जाएगा, gj इज इक्वल टू 1, क्योंकि gl की वैल्यू 1 होती है हमेशा। तीसरा पॉइंट, लाइन स्प्लिट्स जनरली 2l+1 कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मेरे पास कहीं पर, मैं अभी एक एग्जांपल ही बताऊंगा, 2p है तो ये किस में स्प्लिट्स होगा, l का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यानी कि 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा ये। और सिलेक्शन रूल जो पॉसिबल है, जो ट्रांजिशंस होंगे, जो सिलेक्शन रूल होगा वो डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 ± 1 होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर डेल्टा एम एल 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं पाई कॉम्पोनेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाई कॉम्पोनेंट। अगर हमारा डेल्टा एम एल 0 हो रहा है और अगर डेल्टा एम एल हमारे पास ±1 हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्पोनेंट। ये बेसिकली पोलराइजेशन जो होती है वो उस चीज़ से रिलेटेड है, बट हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इफ़ डेल्टा एम एल इज़ 0 देन इट शोज़ अ पाई कॉम्पोनेंट। पाई कॉम्पोनेंट का मतलब होता है वो जो कि पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइट इमिट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, उसे सर्कुलरली पोलराइज लाइन बोलते हैं। और अगर जो डेल्टा एम एल ±1 है तो उसमें क्या होता है, जो लाइट निकलती है वो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आपने अप्लाई की है, और उस केस में आपका लीनियरली पोलराइज लाइट आपको मिलता है। जो सेपरेशन बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस का जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, जैसे फ्रीक्वेंसी के बीच का, यानी वेव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। GL की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, आप पुट करिए नहीं करिए, तो फॉर्मूला बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए, EB/4πm होता है।
सो बेसिकली आपको मैं बताऊंगा अभी एक फॉर्म जो न्यूमेरिकल है नीचे उसको कैसे सॉल्व करना है, और वेव लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, लैम्डा स्क्वायर बाई सी GL EB बाई 4πm। गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली, आप उसे देख सकते हैं। जो फर्स्ट पहले क्या होता है, पहले स्प्लिटिंग होती है लेवल की, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग होती है लाइंस की। पहले लेवल की स्प्लिटिंग होगी, जैसे 1P आपका ये लेवल है, ये 3 लाइंस में स्प्लिट होंगी, और देन उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। ठीक है, देखिए ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ये नेट 2017 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, द ज़ीमान शिफ्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ अ स्टेट विद क्वांटम नंबर LSJ MJ इज दिस म्यू बी बाई एच क्रॉस की वैल्यू हमें 1.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कॉस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट निकालना है हमें। ठीक है, और बी का वैल्यू 1 कॉस दिया हुआ। देखिए सिंपली इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि s इज इक्वल टू 0 है। इफ़ s इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट शो करेगा, और नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फॉर्मूला ये है। इस प्रॉब्लम को आपको करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसको मैंने हालांकि सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने आपको दे रहा हूँ मैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू EB ओवर 4πm। आप इसमें क्या कर दीजिए, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि EH ओवर 4πm और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा मेरे पास B बाई एच, है ना। और ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू बी इंटू B बाई एच। अब म्यू बाई एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.4 और B इज इक्वल टू 1 गॉस, आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज़ ही फ्रिक्वेंसी शिफ्ट आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास क्या है। अब नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में आपको जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अभी मैं एक जो है ट्रांजिशन भी करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट में क्या पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि वो शो करते हैं जो कि मल्टीप्लेट स्टेट, यानी कि जैसे डबलेट ट्रिपलेट वो होते हैं, वो शो करते हैं, यानी इसमें स्पिन जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट, हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना भूल गया। वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट हो सकता है, लेकिन एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट के लिए आपको सिर्फ वीक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लाइन स्प्लिट्स क्योंकि स्पिन अब ज़ीरो नहीं है, इस केस में क्या होगा कि ये क्या होता है, एल और एस दोनों पर ही डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली 2J+1 मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होते हैं। तो आपको J की वैल्यू देखनी है। अगर आपका स्पिन यानी मल्टीप्लेट स्टेट है, स्पिन ज़ीरो नहीं है, जब आप देखोगे जो आपकी ट्रांजिशन जो दिया होगा कि किस स्टेट से किस स्टेट में आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप S चेक कर लीजिए। अगर S ज़ीरो है तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, अगर S ज़ीरो नहीं है तो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। तो उस केस में जो लाइंस जो स्प्लिट होंगी फर्दर मोर कंपोनेंट्स में वो 2J+1 होगी, ना कि 2L+1 जो कि हमने नॉर्मल में देखा। सिलेक्शन रूल जो पॉसिबल है वो डेल्टा MJ होगा, ना कि डेल्टा ML। क्यों, क्योंकि उस केस में तो S ज़ीरो था, इसलिए S का हमने लिया ही नहीं। यहाँ पर क्योंकि S पर डिपेंड कर रहा है, S इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली सिलेक्शन रूल हमें J का देखना है। तो डेल्टा MJ शुड बी इक्वल टू 0 और +-1। सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है GJ का, क्योंकि यहाँ पर जो GJ है वो लैंडेड G फैक्टर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालना है। 1 + JJ+1 माइनस LL+1 प्लस SS+1 ओवर में LL+1 और SS+1 अंडर रूट में, उस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ GJ है, वहाँ तो GL है, जो कि जनरली 1 ही होती है। और वेवलेंथ का जो शिफ्ट है आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। नेट में आया हुआ एक प्रीवियस क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हो। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके अलावा और क्वेश्चन आप इन सभी थ्योरी से कर सकते हो, कोई टफ नहीं लगेगा आपको, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। पार्शन-बैक इफेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आए नहीं हैं, जो भी आते हैं कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी स्पिन आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर ऑफ़ लाइंस जो होती है वो जनरली 2 और 3 होती है। एक चीज़ और मेरे को यहाँ से 2 और 3 से याद आ गया कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट पे क्वेश्चंस जनरली आते हैं कि जब आपके पास कोई ट्रांजिशन दिया हुआ है, पूछता है कि नंबर ऑफ़, मतलब जो यहाँ पर जैसे जो आपको सबशेल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1P से 1D में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपसे पूछता है ट्रांजिशन पॉसिबल कितने हैं। एक तो होता है कि कंपोनेंट्स में कितने स्प्लिट होंगे, तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए तो मैंने आपको 2L+1 का फॉर्मूला बता दिया। लेकिन अगर पूछता है ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल है, तो जनरली 2 या 3 ही ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं जो लाइंस आपको शो होती हैं। ठीक है, मैं अभी करके मुझे बताऊंगा एक एग्जांपल, उससे समझ में आ जाएगा। और पार्शन-बैक इफेक्ट में भी ऐसा ही कुछ 2 और 3 ही लाइंस में वो स्प्लिट होते हैं। ओमेगा एल जो आपका निकलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी एल के रिस्पेक्ट में, वो EB/2m निकलेगा। एस के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर GS पे डिपेंड करता है और GS 2 होता है, 2 स्पिन होते हैं हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के।
एनर्जी शिफ्ट इज इक्वल टू ml प्लस 2 टाइम्स ms म्यू बी बी। इस फॉर्मूले को भी आपको नोट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब इंपॉर्टेंट होती है तो मैं ये डेंजर का साइन बना देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सिलेक्शन रूल इसमें फिर ये ml पर ही डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ml 0 प्लस माइनस 1, और ms पर भी डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ms 0 होना चाहिए। मैक्सिमम पाशन बैक लेवल्स जो कितने में स्प्लिट होगा, क्योंकि s और l दोनों पर डिपेंड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2l प्लस 1, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1D2 से 1P1 में हम ट्रांजिट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा लेवल स्प्लिट होगा। तो ये देखिए हमने इस लेवल को पहले स्प्लिट किया। अब देखिए D है ना, तो D है तो कितनी वैल्यूज़ हो गई, D है तो आपके पास वैल्यू हो गई 2, 0 1 2 2 हो गई, तो कितनी 5 लाइन्स में स्प्लिट होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये मैंने यहाँ पे बनाई भी हुई है, यहाँ पे 5 लाइन्स, ये मैंने 5 लाइन्स बनाई हुई है, आपको दिख रही है। और P वाली जो होगी वो 3 लाइन्स में स्प्लिट होगी। ये देखिए 0, ये 3 लाइन्स, ठीक है, क्योंकि L की वैल्यू 1 है, ये 3 लाइन्स में। अब ट्रांजिशन रूल, क्योंकि जो हमारा ट्रांजिशन रूल है वो डेल्टा ml नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है। क्यों, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी 1 यानी कि सिंगलेट है, तो यानी s की वैल्यू 0, तो डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ये ऐसा हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एरोज़ बनानी है। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी फास्ट में बनाया हुआ है। तो ये अगर ट्रांजिशन रूल अगर फॉलो हो रहा है तो वो सारे ट्रांजिशन पॉसिबल हो। देखा गया है कि जनरली 3 ही पॉसिबल होते हैं। देखिए 1 2 ये जो जोड़ी बन रही है ना, 3 ही पॉसिबल होते हैं। तो जनरली 2 और 3 ही हमें मिलते हैं जब भी हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट करते हैं। तो अब है हमारे पास स्टार्क इफेक्ट। देखिए जनरली स्टार्क इफेक्ट में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्क इफेक्ट के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टार्क इफेक्ट में होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब जो ज़ीमान इफेक्ट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी एनर्जी लेवल को रख दिया तो वो स्प्लिट हो जाती है, या एटॉमिक एनर्जी लेवल को रख दिया तो स्प्लिट हो जाती है। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरीके के होते हैं, बट जनरली लीनियर के ऊपर ही आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो नॉन लीनियर वाला है वो MSc के सिलेबस में है, तो वो ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन नेट के स्टूडेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो बुक से कर सकते हैं। लेकिन मैंने नेट के पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। हो सकता है ओल्ड से ओल्ड पेपर में आए हुए हैं, लेकिन न्यू वाले पेपर्स में नॉन लीनियर स्टार्क इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट का मतलब है कि ये एक वीक फील्ड लिमिट होती है, वीक फील्ड इफेक्ट होता है। इसमें जो सिलेक्शन रूल वैलिड होती है वो डेल्टा mj 0 प्लस माइनस 1 होता है, और एनर्जी शिफ्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वो उतना ही एनर्जी शिफ्ट आपको देगा, ठीक है। नो एनी लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में स्टार्क इफेक्ट, जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट है वो पॉसिबल नहीं होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव्स डीजनरेसी पार्शियली, यानी कि कंप्लीटली डीजनरेसी नहीं हटा पाता है, अनलाइक ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है। अब हमारा जो मेन मॉलिक्यूलर फिजिक्स है उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा एटॉमिक फिजिक्स चल रहा था, तो मेन मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक एक पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट कर रहे हैं साथ साथ तो वो बहुत आपको हेल्पफुल करेगा, अगर नहीं तो जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। लेकिन गाइस पहले मेरी बात को समझ लीजिए, तभी आप वो डाउनलोड करिए, अदरवाइज़ वो वेस्टेज हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। सो 2 तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है होमोन्यूक्लियर और एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या होता है, हमारे पास सिमिलर आइटम्स होते हैं। देखिए H2N2O2, इसमें क्या होता है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, परमानेंट डाइपोल्स नहीं बनते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होता है, डिसिमिलर आइटम्स होते हैं, HCl, HBr, CO, CH4, बहुत सारे होते हैं हमारे पास, CO2, तो उनके पास परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमारा मेन टॉपिक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जो लाइंस हमें मिलती हैं उनको जो स्टडी करनी है वो कैसे करनी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि पहला है हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं इन जनरल। इसमें कौन शो करता है, इट इज़ शोन बाय द हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। जिनके पास डाइपोल मोमेंट होगा परमानेंटली वही ये शो कर सकता है। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, एक दे देगा आपको कोई लीनियर मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है, उनका पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, दे कैंसिल ईच अदर।
ठीक है। और एक आपके पास नॉन लीनियर दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है। ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओनली, यानी जो लाइट को जो भी एनर्जी गेन करके स्पेक्ट्रम होगी वही शो कर सकते हैं ये। एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरली 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होती है, यानी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही इनका जो एनर्जी शिफ्ट होता है या एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इज़ अ फिनोमिना ऑफ माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव के अंदर आते हैं इनके ज़्यादातर, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर। उसमें क्या होता है कि दो एटम्स होते हैं, उनको हम किसी एक डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखते हैं। जो इसका रिड्यूस मास होगा वो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होगा। जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो म्यू आर स्क्वायर होगा, और इसका जो एनर्जी होगा वो होगा h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2i जे प्लस 1, और j की वैल्यू 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक ऐसी पॉसिबल है, ठीक है। एच स्क्वायर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो प्रीवियस ईयर। एच स्क्वायर बाई 2i जे प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं वेव नंबर के टर्म्स में लिखता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के बाहर आ जाता है। उस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रोटेशनल कांस्टेंट। तो एफ जे इज इक्वल टू यानी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, एफ जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, जहाँ पर जे की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें अलग अलग, जे की वैल्यू 0 फिर 1, अलग अलग वैल्यू पुट करें तो 0 2b 6b 12b 20b ऐसी कुछ वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो अगर आप सेपरेशन देखें, यहाँ पर सेपरेशन 2 का है, यहाँ पर सेपरेशन 4 का है, यहाँ पर सेपरेशन 6 का है, 8 का है, तो क्या हो रहा है? स्पेसिंग बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेवल इज इंक्रीजिंग विद जे। जे जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जो सेपरेशन है, जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है। सिलेक्शन रूल जो इसमें वैलिड होता है वो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए, तभी लाइन्स में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखिए 0 है, 2b है, जब j की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 तक मैंने बनाई है, तो 6b 12b 20b। और यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होती है रोटेशनल लाइन और एक होता है लेवल, ठीक है। रोटेशनल लाइन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर कितने का है? 4 का, यहाँ पर कितने का है? 6 का। आप देखें तो ये एक AP टाइप बन जाएगी 8 का। AP में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके। तो ये बेसिकली रोटेशनल लाइन का जो स्पेसिंग है वो सेम है, लेकिन रोटेशनल लेवल का स्पेसिंग सेम नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब क्या होता है, इसमें आता है क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलेटेड लेवल के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द jth लेवल टू द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय दिस। अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट, क्योंकि j की वैल्यू 0 होती है तो ये 1 ही हो जाएगी वैल्यू, तो जनरली आपसे पूछ लेगा, जैसे बोलेगा कि n3/n2 निकालो, तो उस केस में क्या होगा? जो जनरल आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो 2j 3 + 1 ओवर 2j + 1 e की पावर डेल्टा e बाई KT माइनस का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है उसमें जो n0 लिखा हुआ है इसका मतलब j का वैल्यू 0 है, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट पॉपुलेटेड लेवल का मतलब हो गया कि dnj/j विद रिस्पेक्ट टू इज़ 0। तो इसका जब आप निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप मोस्ट पॉपुलेटेड लेवल निकाल सकते हैं कि जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे। यहाँ hc/kT है। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन रिजिड रोटेटर। उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स नहीं होती है, उसमें 2 एटम्स क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी ऐड हो जाती है, बेसिकली एनर्जी घट जाती है, dj² j+1 का होल स्क्वायर। और d का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो रोटेशनल कांस्टेंट से काफ़ी कम होती है। तो बेसिकली अगर नॉन रिजिड रोटेटर है जिसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रम में उतना ही आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एक चीज़, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम दी वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मोशन, यानी कि इस तरीके के, जैसे ये दो अगर आइटम्स हैं ये ऐसे कनेक्टेड हैं, तो वाइब्रेशन यानी इस तरीके से आपस में वाइब्रेट करेंगे, उसकी वजह से आता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज़ द फिनोमिना ऑफ आईआर रीजन। वो क्या था? माइक्रोवेव का था, ये आईआर रीजन का होता है। तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। जनरली उनकी वेवलेंथ इतने माइक्रोमीटर के रेंज में होती है। द लोएस्ट वेव नंबर हैज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि
जितना कम वेव नंबर वाला आपको बैंड मिलेगा उतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल बैंड, यानी सबसे लोएस्ट वेव नंबर के लिए जो होता है उसे हम फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ गिवन बाय ई न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं वी न्यू ऑसिलेशन के फॉर्म्स में। वो होता है रूट के बाई म्यू इज़ नॉन एज रिड्यूस मास, जैसे हमने भी ऊपर निकाला। सिलेक्शन रूल जो वैलिड है, ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या वैलिड है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, वहाँ क्या था डेल्टा जे प्लस माइनस वन। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जब आप लिखोगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू जो है, जो न्यू का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 हो सकता है। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको जी जो ये है ना, ये आपको मिलेगी हाफ ओमेगा 3/2 ओमेगा 5/2 ओमेगा। तो इसको बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही आपको एक ऐसा यू शेप का एक फिगर मिलेगा, ठीक है। और ट्रांजिशन वही पॉसिबल होंगी जो ये अलाउड होंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो वही ट्रांजिशन शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि 0 से लेकर 2 तक चला जाएगा, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा न्यू इज ऑलवेज शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। देखिए अब डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या था, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है जिसकी वजह से फिर से एनर्जी घट जाएगी। जैसे वहाँ क्या था, नॉन रिजिड रोटेटर, यहाँ पर भी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये टर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्म एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हुई है नेगेटिव में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो जाई है हमारे पास उसे हम बोलते हैं एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट, और ओमेगा एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन उसे हम बोलते हैं एन हार्मोनिसिटी टर्म। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेम वही चीज़ एप्लीकेबल होती है, ठीक है, सेम वही चीज़ एप्लीकेबल होती है, बस सिलेक्शन रूल में चेंज आ जाता है। सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा न्यू प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। और यहाँ पर जो जी आपको मिलता है अलग अलग वैल्यू पुट करने से, इस पर ओमेगा की वैल्यू क्योंकि 0 1 2 3 हो सकती है, न्यू की वैल्यू 0 1 2 3, तो जब आप पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला आपको ये मिलेगा, सेकंड वाला आपको ये मिलेगा, थर्ड वाला आपको ये मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब कभी भी 0 से आप ट्रांजिट कर रहे हो, यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा, 0 से जब आप 1 की तरफ जा रहे हो तो इसे बोलते हैं हम फंडामेंटल बैंड। जब आप 0 से 2 की तरफ जा रहे हो तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जब आप 0 से लेकर 3 जा रहे हो तो इसे हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। तो ऐसे ही 0 से 4 थर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ओवरटोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रा में आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ये, लेकिन सीवी रमन ने इसे डिस्कवर्ड किया था। ये यूवी और विजिबल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में ऑब्जर्व होता है। ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी यही खास बात है, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़, इंडियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे ये, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि सारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये शो करते हैं। और इन रमन स्कैटरिंग 3 डिफरेंट लाइन्स हमें ऑब्जर्व होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन्स, रेलिक लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन का जो वेव नंबर है वो ज़्यादा होता है, स्टोक्स लाइन का वेव नंबर कम होता है। रमन शिफ्ट यानी डेल्टा न्यू बार इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस, और इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। जो एंटी का जो है, एंटी स्टॉक का जो है न्यू बार ज़्यादा होगा, फिर स्टॉक्स का सबसे कम, और वेवलेंथ उसी के अपोजिट, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ होता है। इंटेंसिटी रेशो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, IS यानी स्टॉक्स अपॉन में एंटी स्टॉक्स इज इक्वल टू E की पावर डेल्टा न्यू बार C/KT। तो रमन स्पेक्ट्रम में इतना ही पता होना चाहिए, अब न्यू बार इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कुछ जेस्ट के भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ गेट के प्रॉब्लम्स होंगे, और कुछ नेट के जो प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कोई सा भी डाउट आता है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, उस पर शेयर करिए, मैं भी कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की, और आप लोग डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला जो प्रॉब्लम है जस्ट 15 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द एनर्जी ऑफ द टर्म ऑफ द C एटम इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस। हालांकि ये लास्ट वीडियो का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए आप अगर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 पॉइंट्स, हायर मल्टीप्लिसिटी, हायर S, लोएस्ट एनर्जी, ये मैंने बताया था कि अगर S की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है, अगर L की वैल्यू भी ज़्यादा होती है तो भी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब देखें P2 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनता है हमारे पास 1s0 3p2 और 1d2 बनता है, 1s0 3p2 और 1d2। अगर आप 1s0 और 1d2 में देखें तो S की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन L की वैल्यू अलग अलग है।
तो एल की वैल्यू जहाँ कम उसकी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो ये एस की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर डी की कम हो गई और पी की सबसे कम हो गई। पी की सबसे कम क्यों हुई? क्योंकि इसका एल का वैल्यू जो है, तो इसका जो एल का वैल्यू है वो डी के कंपैरिजन में कम है, तो इसीलिए, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट 16 का। द H2 मॉलिक्यूल हैज़ द रिड्यूस्ड मास, ये रिड्यूस मास दिया हुआ है, एंड द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर, इतना दिया हुआ है। द रोटेशनल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ जे, कौन सा ऑप्शन? देखो कैसे करेंगे। रोटेशनल एनर्जी अभी हमने पढ़ा कि E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओवर 2I जे प्लस 1 है। तो H देखिए I का वैल्यू क्या होता है, अब यहाँ पर I का वैल्यू बताना होगा, म्यू आर स्क्वायर। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है रिड्यूस मास, ये देखिए रिड्यूस मास दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, और R का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो म्यू आर स्क्वायर पहले आप निकालोगे तो I का वैल्यू मिल जाएगा, और एच स्क्वायर बाई 2I का वैल्यू निकालोगे तो 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकल जाएगा। इसको आप जब कंपेयर करोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले में जे प्लस 1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास जस्ट 16 का। इफ़ द रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ फाइनाइट न्यूक्लियर मास इज अल्फा टाइम्स आर इन्फिनिटी, वेयर आर इन्फिनिटी इज द इन्फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड द न्यूक्लियर मास। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो आर एम होता है वो आर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस एम ओवर में एम होता है, ठीक है। ये रहा है फॉर्मूला, इसको दिया हुआ है कितना, अल्फ़ा टाइम्स आर इन्फिनिटी, पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए पुट, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर 1 प्लस एम ई बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा पहुँच जाएगा, ये कैंसिल होके 1 अपॉन अल्फ़ा दिस, तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। आप उसको विदिन अ मिनट यू कैन क्रैक, यू कैन टैकल दैट प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू नीड टू नो कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा पॉइंट, कौन सा जो फॉर्मूला है किस टाइम लगाना है, ठीक है। ये गेट 14 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नॉर्मल ज़ीमान कंपोनेंट ऑफ दी 1p2d ट्रांजिशन, ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन पूछ रहा है, और ये एक सिंगलेट स्टेट है, दोनों में आप देख सकते हैं। सिंगलेट स्टेट में मैंने आपको बताया था 2 या 3 ही ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में, तो 3, 4, 3, 8, 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3 बिकॉज दिस इज अ सिंगलेट ट्रांजिशन, ठीक। गेट 14 का क्वेश्चन है ये भी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ए इज 6 times दैट ऑफ अनदर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल बी। If the rotational energies of these two are equal, the corresponding value of Ja and Jb, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू दिस, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए दिस, दोनों का कह रहा है बराबर, तो जब आप दोनों का बराबर करोगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो Ja इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्योंकि दोनों का बराबर दिया हुआ है। अब जो आई ए कह रहा है, देखिए वो 6 टाइम्स ऑफ आई बी है, पुट कर दिया, आई बी से आई बी कैंसिल हो गया, 1/6। अब आपको बस ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। जब आप देखोगे तो जे की वैल्यू 3 होनी चाहिए, जे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, ये गेट 15 का क्वेश्चन है। इन ए रिजिड रोटेटर ऑफ मास m, इफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज़, हमें पता है कि जो एनर्जी है किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए वो जे पर डिपेंड करती है सोलली, बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती है। तो फोर्थ के लिए हमें निकालना है, E1 दिया हुआ है, तो 4 4 + 1 1 1 + 1 यानी 10 टाइम्स ऑफ E, तो वैल्यू क्या हो गई 10। ये बेसिकली नेट का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट गेट 18 का क्वेश्चन है। द टर्म सिंबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो लास्ट वाला होता है वो 2p4 होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं -1 0 एंड 1, 2p4 है ये। तो L का वैल्यू द समेशन ऑफ ml, उसका मॉड लेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2, यहाँ 0, ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, L का वैल्यू 1 हो गया। ms का जो सम होगा, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा नेट, s ये भी हाफ, ये भी हाफ, 1 आ गया, तो j का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, L + s तक, L + s यानी 1 - 1 0 2 लेकर 2 तक, 3 वैल्यूज़ आ गई। अब 3 वैल्यूज़ आ तो गई, लेकिन हमें बताना है ग्राउंड स्टेट टर्म। अब ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे पता चलेगा, जे की वैल्यू से पता चलेगा, कब, जब मोर देन हाफ फील्ड होती है। इफ़ मोर देन हाफ फील्ड, तो जे की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी कम एनर्जी, ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये गेट 2019 का, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, मैंने फॉर्मूला बता दिया है ऑलरेडी
इन एटम इन इट्स सिंगलेट स्टेट यानी नॉर्मल जीमान इफेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, द जीमान स्प्लिटिंग दिया हुआ है यानी डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है हमें कितना 0.3 नैनोमीटर, लैम्डा भी दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जो फॉर्मूला था लैम्डा स्क्वायर बाई सी फिर ई बी बाई 4πm, ये फॉर्मूला वाला यूज़ करना है, बी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें तो गिवन ही है। निकालिए 1.5 के करीब आंसर आना चाहिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा यस सर मेरा 1.5 के करीब आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये नेट 19 का क्वेश्चन है, बिल्कुल दिसंबर वाला क्वेश्चन है ये। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ 3d3, द स्पेक्ट्रल सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट 3d3 है, बना लिया हमने d3 के लिए। देखिए इसकी वैल्यू -2 -1 0, समेशन ऑफ ml -3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -2 -1 यानी 3 आ गई, l की वैल्यू 3 हो गई। समेशन ऑफ ms हाफ 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 3/2 हो गया। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, l - s2 यानी कि 3/2 5/2 7/2 9/2। क्लियर। अब हमें बताना है ग्राउंड स्टेट सिंबल, ग्राउंड स्टेट सिंबल, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, बेसिकली लेस देन हाफ फील्ड है, तो क्या हो जाएगा इस केस में आपका j का वैल्यू जितना कम होगा उतना, j का वैल्यू जितना कम उतनी कम एनर्जी। अब क्योंकि l का वैल्यू 3 है तो f होगा, s का वैल्यू 3/2 4 हो गया, तो यानी करेक्ट ऑप्शन इज 4f 3/2, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर जरूर क्लिक करके देख लीजिए पहले। ठीक है, ये BHU का क्वेश्चन है हमारे पास एक। अब ये BHU का क्वेश्चन है, वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेट स्टेट है ये सिंगलेट स्टेट नहीं है, तो किस में स्प्लिट होगा ये, देखिए P वाला स्प्लिट होगा आपके पास 4 लाइन में, क्योंकि J पर डिपेंड करता है, तो 2 × 3/2 + 1, तो ये हो गया 4 P की वजह से, और S की वजह से 2 × ½ + 1, तो 2 ये हो गया, तो यानी टोटल लाइन्स कितनी 6 हो गई। ठीक है, क्योंकि J पर डिपेंड करता है ना, मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो है वो 2J + 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी BHU का ही है कि कह रहा है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट में सिलेक्शन रूल डेल्टा ml0 गिव्स ऑलवेज अ पाई कॉम्पोनेंट, ऑलवेज अ पाई कॉम्पोनेंट, गामा कॉम्पोनेंट कुछ नहीं होता, अनपोलराइज नहीं होता, पोलराइज्ड होते हैं दोनों के दोनों। सिग्मा कॉम्पोनेंट कब होंगे, जब डेल्टा ml ±1 होगा, अगर 0 है तो पाई कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन, वो एक गेट का क्वेश्चन है, बेसिकली गेट 2018 का क्वेश्चन है, ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इन द वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ, देखिए एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो होती है न्यू + ½ h ओमेगा, ये बेसिकली सिंपल ओमेगा, ठीक है, ये h ओमेगा और -½ और ये न्यू + ½ स्क्वायर XE ओमेगा। अब आपको इसमें पुट करना है थर्ड ओवरटोन के लिए, मैंने बताया आपको थर्ड ओवरटोन पूछ रहा है या सेकंड ओवरटोन के लिए मैंने बताया कि आपको पुट करना है 0 से लेकर 3 तक के लिए। तो जब आप निकालेंगे तो इसमें जो आपको थर्ड ओवरटोन के लिए मिलने वाला है वो न्यू 1 जो आपको मिलेगा, न्यू नॉट जब आप निकालोगे तो ये मिलेगा ½ ओमेगा -4 ओमेगा XE, और न्यू 3 जब आप निकालोगे तो ये आपको मिलने वाला है 7/2 ओमेगा -49/4 ओमेगा XE। तो इसका डिफरेंस निकालना है बेसिकली 3 to 0 सेकंड ओवरटोन के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ इसका डिफरेंस हो गया 3 ओमेगा और इसका डिफरेंस हो गया 12 XE ओमेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए हैं, आप और भी प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस करिए, नेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप इसी वीडियोस से कर सकते हैं। कोई सा भी डाउट आपके पास निकल रहा है तो ज़रूर आप बताइए हमें, हम आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका और भी ज़्यादा प्रैक्टिस आपका हो सकता है एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हमारा अब एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, अच्छे से रिवाइज भी हो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ज़रूर डिस्कशन हम करेंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बाय गोइंग थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय and see you in the next video.